आज मुझे जेल में आए हुए 20 दिन हो चुके थे। जब मुझे पुलिस पकड़कर ले जा रही थी, तब मैंने अपने मोहल्ले वालों के बहुत ताने सुने थे। मेरे पड़ोसी कह रहे थे, अपने शरीफ और सीधे साधे पति का खून कर दिया, अपने हाथों से अपने आप को नरक में डाल दिया। भगवान मुझ जैसी औरतों को कभी माफ नहीं करेगा। मुझे तो फांसी होनी चाहिए। लोगों को ये लग रहा था कि मैं चरित्रहीन हूँ। जब मेरे शरीफ पति ने मुझे रोकना चाहा, तो मैंने गुस्से में उसका मर्डर कर दिया। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक जो सबको नजर आता है और एक वो जिसे सिर्फ हम खुद ही जानते हैं। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। पहले तो मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मैं भी बहुत खुश थी कि इतनी मोहब्बत करने वाला पति मिला है। वो तो मुझ पर अपनी जान निसार करता था। मैं भगवान का धन्यवाद करती रहती कि उसने मुझे इतना अच्छा पति दिया। लेकिन फिर समय के साथ साथ सब बदलता चला गया। मेरे पति का बर्ताव मेरे साथ बदलने लगा। अब वो मुझसे खिंचा खिंचा रहने लगा। उसकी दिलचस्पी मुझसे कम होती जा रही थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। अब वो रात भर घर से बाहर रहता और जब घर वापस आता तो उसके कपड़ों पर अजीब से धब्बे होते थे और उसके कपड़ों से अलग अलग परफ्यूम की खुशबू आती थी। अब मैं उससे पूछती तो वो गुस्से में आकर मुझे गालियां देने लगता। कभी कभी तो उसे इतना गुस्सा आ जाता कि वो मुझे कमरे में बंद कर देता और मुझ पर हाथ भी उठाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी जेल में आ चुकी हूँ। एक दिन मेरा पति सुबह के समय घर आया तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला और उसे घूर कर देखा। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ थे? मैं सारी रात तुम्हारा इंतजार करती रही। मैंने देखा तो उसकी आंखें लाल हो रही थी। मेरे पूछने पर मेरे पति ने मेरी तरफ गुस्से में देखा और मुझसे कहने लगा, सुबह सुबह क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? जाहिल औरत, यहाँ से जाओ और जाकर सो जाओ। मैंने उससे कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे बताओ, तुम सारी रात क्या कर रहे थे? मैं सारी रात घर में अकेली रहती हूँ और तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं है। मैंने गुस्से में उससे पूछा। उसने मुझसे कहा कि तुम क्या चाहती हो कि मैं सारा दिन घर में पड़ा रहूं, तुम्हारी जी हजूरी करता रहूं? ये कहकर वो कमरे में चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई। वो आराम से बैठकर अपना मोबाइल चला रहा था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि वो मेरी सारी रात की नींद हराम करके आराम से बैठा है। अब तो ये रोज का ही काम हो चुका था। अब जब भी घर आता तो उसके कपड़े फटे हुए होते। कभी उसका कॉलर फटा हुआ होता तो कभी उसकी शर्ट नीचे से फटी हुई होती। अब मुझे उस पर शक होने लगा था। मुझे उसकी जेब से अजीब सी चीजें मिल रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। शायद वो बाजारू औरतों के चक्कर में पड़ चुका था। मैं उसकी हरकतों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। ये सब बातें सोच सोचकर मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। दुनिया की नज़र में तो मेरा पति एक बहुत ही अच्छा आदमी था। सब लोग उसको बहुत अच्छा समझते थे और उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करते थे। लेकिन घर में उसका उल्टा ही था। घर में वो ऐसे रहता था जैसे कोई दरिंदा हो। उस पर हर समय गुस्सा सवार रहता था। एक दिन मैं जब उसके कपड़े धो रही थी तो मेरा हाथ उसकी जेब पर लगा। उसकी जेब से निकली चीजों को देखकर मैं हैरान रह गई। जब मैंने अपने पति से इस बारे में सवाल किया तो वो बहुत घबरा गया। मुझसे कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझ पर शक करती हो, मेरी जासूसी करती हो? मैंने उससे कहा, तुम इंसान नहीं जानवर हो। उसने भी गुस्से में मुझसे कहा कि तुम बकवास कर रही हो, मेरे आगे अपनी जबान चला रही हो। अगर तुमने मुझसे एक भी सवाल किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरे और मेरे पति के बीच में झगड़ा बहुत बढ़ गया था। वो गुस्से में मेरी तरफ आकर मुझे मारने लगा। मैंने अपने बचाव के लिए एक डंडा उठा लिया। मैं उससे डर गई थी। जाने अनजाने में मैंने अपने पति के सिर पर वो डंडा मार दिया। उसके सिर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा, जिससे पूरी जमीन लाल हो गई थी और वो खुद भी जमीन पर गिर गया था। हमारे पड़ोसियों ने शायद हमारे झगड़े की आवाज़ सुन ली, इसलिए उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी। जब मेरे घर के बाहर से मुझे सायरन की आवाज़ आई तब मुझे होश आया। मैंने देखा कि मेरा पति मरा हुआ ज़मीन पर पड़ा था। इतनी में पुलिस अंदर आ गई और उसने मुझे अरेस्ट कर लिया और ले जाकर जेल में डाल दिया। वहाँ मेरे साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। शायद उसने भी किसी का मर्डर किया था। मैं उस बूढ़ी औरत को देखकर बहुत ज़्यादा डरती थी क्योंकि वो
बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें करती रहती। कभी बैठे बैठे हंसने लगती तो कभी रोने लगती थी। मुझे तो लगता जैसे वो पागल है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल ठीक थी। मेरे लिए शुरू में जेल में रहना बहुत मुश्किल था। मैं यहाँ रात भर जगती रहती। मैं सोचती कहीं मुझ पर औरत अटैक ना कर दे। आखिर ऐसे कब तक चलता? मैं कब तक उस औरत से डरती रहती? और फिर मैंने उस औरत से डरना छोड़ दिया, क्योंकि मैं समझ गई थी कि मुझे बाकी की जिंदगी यहीं पर रहकर काटनी है। हो सकता है कि ये बूढ़ी औरत भी मेरे साथ यहीं रहे। इसीलिए मैंने हिम्मत की और उससे डरने की बजाय चैन से रहने लगी। मैं अक्सर अपने पति और उसकी हरकतों के बारे में सोचती थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे, लेकिन मुझे एक चीज ने सोच में डाल रखा था कि वो बूढ़ी औरत रोज एक तस्वीर को लेकर रोती रहती है। उस तस्वीर को घंटों देखती रहती। मेरा शक दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। मैंने कई बार सोचा कि उस बुढ़िया से वो तस्वीर लेकर देखूं, लेकिन वो मुझे इतनी अजीब नजरों से देखती कि मुझे उससे डर लगने लगता और मैं अपने इस ख्याल को छोड़ देती। एक दिन वो बूढ़ी औरत रोते रोते कुछ बड़बड़ा रही थी। वो कह रही थी कि मुझे माफ कर दे और मेरे पास वापस आ जा। भगवान के लिए मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत ध्यान से उसकी ये बात सुनी और मुझे हैरानी भी हुई कि आखिर ये किसकी तस्वीर से बात कर रही है। आखिर ये है कौन और ऐसा क्या हुआ इसकी जिंदगी में? क्या सच में इस औरत ने किसी का मर्डर किया है? मैंने सोचा कि उसे औरत से पूछूं ये तस्वीर किसकी है। इसलिए मैं उठी और उस बूढ़ी औरत के पास जाकर बैठ गई। मैं अभी उसके पास जाकर ही बैठी थी कि वो घबराकर मुझ पर झपट पड़ी। इसीलिए अचानक किए गए हमले से मैं संभल नहीं पाई और जमीन पर गिर गई, जिससे मेरी कमर में चोट आई। मैंने अपने आप को उससे छुड़वाना चाहा, लेकिन मेरी कमर की चोट की वजह से मैं नहीं छुड़वा सकी। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे यहाँ इस औरत से छुड़वाओ। मेरी आवाज़ सुनकर दो लेडी कांस्टेबल आईं और उन्होंने मुझे इस औरत से आज़ाद करवाया। वो बूढ़ी औरत कांपते हाथों के साथ मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। एक कांस्टेबल ने उसे पकड़ रखा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने मेरे साथ ये सब क्यों किया। मुझे चक्कर आने लगे थे। मेरा दिल एकदम से घबराने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी। बहुत ही मुश्किल से मैं जमीन पर बैठी थी। वो बूढ़ी औरत अभी भी मुझे घूर रही थी। मुझे उसके देखने का तरीका बहुत ही डरावना लग रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंखें कब लग गई। जेल के अंदर लाइट जली और खाने का शोर हुआ तो मेरी आंख खुल गई। रात से मेरी तबीयत कुछ काफ़ी बिगड़ी हुई लग रही थी। मैंने ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि शायद डर और खाना ना मिलने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है। फिर एक लेडी कांस्टेबल मेरे पास खाना लेकर आई। मैंने उसमें से थोड़ा खाना खाया और मैं लेट गई। मैंने एक नज़र उस औरत पर डाली तो वो अब भी वही तस्वीर लिए बैठी थी। मैंने उसे नज़रअंदाज करने के लिए अपने हाथों की तरफ देखा तो उस पर नाखून के निशान थे और मेरे हाथों पर खून जम चुका था। इस हादसे के बाद से मुझे उस औरत से अब और ज़्यादा डर लगने लगा था और वो औरत बैठे बैठे मुझे देखकर बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो फिर से मेरे ऊपर अटैक करेगी। इसलिए मैं अपनी जगह से उठकर दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई। लेकिन वो औरत कहने लगी, डर मत, बैठ जा, अभी तेरा समय नहीं आया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सांस नहीं आ रही है। दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता। मैं तो यहाँ पर फंस चुकी थी। मैं जेल के अंदर बनी एक छोटी सी खिड़की से आसमान को देख रही थी। मुझे लगा आसमान की स्याही जैसे मेरी जिंदगी में भी हो चुकी हो। दूर दूर तक अंधेरे के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी और मैं सब कुछ समय पर छोड़ दिया। मैं यही सोच रही थी कि अगर ये साबित हो गया कि मैं अपने पति का मर्डर अपने बचाव के लिए किया है और अगर मुझे अदालत ने बेइज्जत बरी कर दिया तो मैं बाहर निकलकर कहाँ जाऊंगी? क्या समाज मुझे कबूल कर लेगा? क्या मैं एक इज्जत वाली जिंदगी गुजार सकूंगी? शायद नहीं, कभी नहीं। मेरी दिमागी हालत भी अब खराब होने लगी थी। इसलिए मैं खुद से अपने लिए हर चीज को नामुमकिन समझ रही थी। दिन गुजरते गए और अब मेरी तबीयत भी ज्यादा खराब रहने लगी, लेकिन मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मरने वाली हूँ।
एक दिन वो बूढ़ी औरत मुझे थोड़े फासले पर आकर बैठ गई। मैं ये देखकर एकदम से पीछे हट गई तो वो हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। उसकी हंसी की आवाज मेरे कानों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पहले से ही मेरी तबीयत खराब थी और अब उसकी ये भयानक हंसी, मेरे दिमाग की नसें फटने लगी थी। मैंने अपने हाथों को अपने कानों पर रख लिया। वो औरत मेरे आगे झुकी और मुझसे कहने लगी, तू तो उससे भी कहीं ज्यादा डरपोक है और कमजोर निकली। वो मुझे देख रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि उसकी बात का मतलब क्या है। कहीं ये मुझे फिर से नुकसान पहुंचाने की तो नहीं सोच रही है। मैंने अपने आसपास नजर घुमाकर देखा तो कोई भी ऐसी चीज वहां पर नहीं थी जिससे मैं अपना बचाव कर सकती। खैर, वो दिन भी गुजर गया। अब अक्सर मेरे पेट में दर्द रहने लगा और मुझे चक्कर भी आते थे। लेकिन इस बार मुझे जेल के डॉक्टर को दिखाया गया। जो खबर मैंने सुनी वो खुशी की थी। मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं इस बात को सुनकर खुश हूँ या दुखी। अब मुझे एक और टेंशन हो गई थी कि कहीं ये बूढ़ी औरत मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। ये सोचकर ही मैं कांप गई थी, क्योंकि अब मुझे खुद से ज्यादा अपने बच्चे की चिंता थी। मैंने सोच लिया था कि अब अपना पूरा ख्याल रखूंगी। चेकअप के बाद मुझे दोबारा से जेल में लाया गया। मैं अंदर आकर बैठी और जेल में बनी छोटी सी खिड़की की तरफ देख रही थी, जहां से हल्की हल्की सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। तभी मुझे ऐसी आवाज आई कि वो बूढ़ी औरत कुछ कह रही थी कि छोटी सी खिड़की से आई हुई रोशनी सिर्फ तुझे समय के बारे में बता सकती है, लेकिन अगर तुझे ये लगता है कि छोटी सी खिड़की से तुझे कोई राहत दिख जाएगी तो ये तेरी भूल है। वो कहते कहते हंसने लगी। मैंने उससे कहा कि आपको क्या लगता है, मैं यहाँ से भागने का सोच रही हूँ। वो कहने लगी, मनहूस औरत, ये जेल की चार दीवारी की खिड़की तुझे निकालने का रास्ता नहीं दे सकती। अपनी बात कहकर वो फिर से हंसने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे दौरा पड़ रहा है। मैं चुपचाप बैठ गई और बहुत देर तक हंसती रही। रात का पता ही नहीं कौन सा समय था कि मेरी आंख उस औरत की सिसकियों से खुली और उसे देखा तो वो उसे तस्वीर को देखकर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार अपनी आंखों को रगड़ रगड़ कर अपने दुपट्टे से आंसू साफ कर रही थी। जेल के बाहर एक छोटी सी लाइट जल रही थी, जिससे जेल में भी हो रही थी। मैं उठकर उस बुढ़िया की तरफ जाने लगी, लेकिन मुझे उसकी पहले की हरकत याद आ गई। मैं दोबारा वहीं अपनी जगह पर आकर बैठ गई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो तस्वीर देख सकूं। मुझे डर था कि कहीं वो बूढ़ी औरत मुझे नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए मैं वापस अपनी जगह पर चुपचाप बैठी रही। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। मेरा गला प्यास की वजह से सूख रहा था। मैं उठकर पानी पीना चाह रही थी, लेकिन मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उस बूढ़ी औरत को मैंने आवाज दी और उससे कहा कि प्लीज मुझे पानी दे दो। बंद होती आंखों से मैंने उसे देखा कि वो गिलास पकड़े मेरी तरफ आ रही थी। वो मेरे पास आई और पूरा गिलास मेरे मुंह पर उल्टा दिया। कुछ पानी मेरे मुंह के अंदर गया और कुछ पानी मेरी नाक में चला गया, जिसकी वजह से मुझे फंदा लग गया और मैं खांस रही थी। वो जमीन पर लेटकर हंसने लगी। मैंने थोड़ी सी आंख खोलकर उसे देखा तो वो बहुत ज्यादा हंस रही थी और तालियां बजा रही थी। मुझे उससे डर लग रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो पागल औरत है और मैं इसके साथ रहूंगी तो कुछ दिन में मैं भी पागल हो जाऊंगी। मेरी खांसी की आवाज सुनकर एक लेडी कांस्टेबल अंदर आई और मुझे सहारा देकर बाहर ले गई। मुझे बाहर आते हुए भी उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बहुत जोर जोर से कह रही थी, तू अभी नहीं मरेगी, मैं तुझे वैसे ही तकलीफ देकर मारूंगी जैसे तूने मेरी बेटी को मारा है। उसकी ये बात सुनकर मेरे तो जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने उसे पलट कर देखा और मैं बाहर बैठ गई। मैंने कब उसकी बेटी को मारा? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ और ये सब कुछ ही दिनों से चल रहा है। वो तस्वीर देखती और रोती रहती। मैं खामोशी से उसे बैठे बैठे उसकी हरकत को देखती रहती। कुछ दिन के बाद वो बुढ़िया फिर से तस्वीर लेकर रो रही थी। मैं तस्वीर देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस बुढ़िया ने तस्वीर पीछे करते हुए मुझे धक्का दिया और कोने में बैठकर जोर जोर से कहने लगी, मनहूस औरत, मुझसे दूर रहे। मेरी बेटी को तूने मार दिया, क्या तू मुझे भी मार डालेगी? भगवान करे कि तू ही मर जाए। वो गुस्से में बोलने के साथ साथ रो भी रही थी और मैं हैरानी से उसे देख रही थी। आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो उस औरत को जानती भी नहीं थी। आखिर वो तस्वीर किसकी है जिसे देखकर वो रोती रहती है?
अब मुझे हर हाल में वो तस्वीर देखनी थी। मैंने रात होने का इंतजार किया। उस बुढ़िया के सामने मैं लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। जब उस बुढ़िया को लगा कि मैं सो गई हूँ तो वो भी सो गई। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो सो चुकी है और मैं आराम से उठकर उसके पास गई और वो तस्वीर उसके बिस्तर से उठा ली। तस्वीर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो मुझे जानी पहचानी सी लग रही थी। मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन है। इतने में वो बुढ़िया उठकर बैठ गई और मुझे घूरने लगी। मैंने खामोशी से वो तस्वीर उसकी जगह पर वापस रख दी और वहां से उठकर अपनी जगह पर जाने लगी। अभी मैंने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि वो बुढ़िया बोल उठी, जानती हो ये कौन है? उसने मुझसे सवाल किया था। मैं मुड़कर उसे देखने लगी। अब वो मुझे नॉर्मल लग रही थी। आज मैंने उसकी आंखों में अपने लिए नफरत की बजाय बरसों पुराना जख्म छलकता देखा था। मैं वही खड़ी होकर सोचने लगी कि कहीं उस बुढ़िया का मुझे मारने का प्लान तो नहीं। लेकिन फिर भी मैं कुछ सोचकर उस बुढ़िया के पास जाकर बैठ गई। तब उस बुढ़िया ने बोलना शुरू किया और कहने लगी कि तुम्हारे पति का नाम राजन था ना? मैं एकदम से घबरा गई और हैरान हो गई कि उसे मेरे पति का नाम कैसे पता। अब पता नहीं कौन सा राज था जो मुझ पर खुलने वाला था। मैंने उसे हाँ में जवाब दिया तो वो कहने लगी कि ये तस्वीर मेरी बेटी की है। देखो मेरी बेटी, मेरी जिगर का टुकड़ा कितनी खूबसूरत है। मेरी बेटी और तुम्हारा पति राजन एक साथ पढ़ते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। मुझे लगा था कि ये सिर्फ दोस्ती है, इसलिए मैंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। फिर बात इतनी आगे बढ़ गई कि एक दिन मैंने अपनी बेटी को उस आदमी के लिए तड़पता हुआ देखा, लेकिन मैं उसे समझाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी बेटी को राजन से मोहब्बत हो गई। वो हर समय घर में उसकी बातें करती रहती और घंटे फोन पर उससे बात किया करती। लेकिन राजन को मेरी बेटी से मोहब्बत नहीं थी। वो तो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि उसका पीछा छोड़ दो, वो आवारा लड़का है, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम्हें वो 2 वक्त की रोटी तो देगा, लेकिन इज्जत नहीं देगा। वो तुम्हें हर पल जलील करेगा। लेकिन मेरी बेटी ने मेरी कोई बात नहीं मानी और ये सब कुछ चलता रहा। बदनामी की वजह से मैं चुप रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चले। फिर राजन की पढ़ाई पूरी हो गई और उसने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज के साथ साथ उसने मेरी बेटी को भी छोड़ दिया। तब मेरी बेटी ने तो जीना ही छोड़ दिया। मुझे उसे देखकर बहुत तकलीफ होती। मैंने अपनी बेटी को इतने लाड़ प्यार से पाला था। अब वो जीना नहीं चाहती थी। वो सारा दिन अपने आप को कमरे में बंद रखती थी। उसके बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए, लेकिन वो हर बार मना कर देती। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। मैं उसे समझाती रहती थी। फिर भी एक दिन मेरी बेटी को पता चला कि राजन ने शादी कर ली है, तो वो पूरे तरीके से टूट गई। अब तो वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी और मुझे नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने एक बार भी अपने माता पिता के बारे में भी नहीं सोचा। झूठा और दोगले आदमी की मोहब्बत के लिए उसने हम सबको छोड़ दिया। दुनिया के ताने सुनने के लिए वो हमें अकेला छोड़ गई। एक दिन उसने खुदकुशी कर ली। हमें तो ये भी नहीं पता था कि वो राजन के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो बच्चा भी उसी के साथ मर गया। ये जानने के बाद मेरा पति तो बेइज्जती और बदनामी के डर से ही मर गया, लेकिन मैं नहीं मरी। मुझे मौत नहीं आई। मैं इस बेदर्द दुनिया में अकेली रह गई। मैं रोज लोगों के सवालों का जवाब देती रहती। मैं लोगों के सवालों से परेशान हो गई थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं राजन से अपनी बेटी की मौत का बदला जरूर लूंगी। इसीलिए मैंने कुछ लोगों को पैसे देकर उसे गलत कामों में लगवा दिया। वो तो पहले से ही बिगड़ा हुआ था। मैं चाहती थी कि वो बर्बाद हो जाए, उसकी शादीशुदा जिंदगी भी खराब हो जाए, वो कहीं भी अपना मुंह दिखाने के काबिल न रहे। फिर एक दिन मेरे घर मेरी ननद आई और उसने मेरी बेटी के बारे में बहुत गलत गलत बातें की। मुझे उसकी बातों से इतना गुस्सा आया और मैंने उसका खून कर दिया। राजन भी पूरे तरीके से गलत संगत में पड़ चुका था। मैं नंद के खून के जुर्म में जेल आ गई। मेरे जेल आने के कुछ महीने बाद ही राजन का खून हो गया जो तुमने किया, और अब तुम भी जेल में हो। जब मैं तुम्हें यहाँ पहले दिन देखा तो तुम्हें देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अगर तुमने राजन से शादी नहीं की होती तो शायद आज मेरी बेटी जिंदा होती, जो मेरे साथ होती। मेरे पति भी जिंदा होते। मैं तुम्हें तकलीफ देती रहूंगी। मैंने अपनी संतान खोई है, अब तुम भी अपनी संतान खोगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि औलाद के खोने का दुख कैसा होता है।
वो बुढ़िया बोल रही थी और हल्की हल्की रोशनी होने लगी थी। फिर वो खामोश होकर लेट गई और मैं भी अपनी जगह पर लेट गई। एक ही हालत में बैठ बैठ कर मैं थक चुकी थी। मैं सोच रही थी कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसमें मेरा क्या कसूर था। क्या मेरे पति की गलती थी जो उसने अपने माता पिता की मर्जी से शादी की थी। यही सब सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो पूरी जेल में शोर मचा हुआ था। हर तरफ से आवाज आ रही थी। मुझे लगा शायद आज कोई बड़ा अफसर आ रहा है, इसलिए हर तरफ इतनी भागदौड़ मची हुई है। मैं उठकर बैठ गई। फिर जब एक दृश्य अपनी आंखों से देखा, वो देखकर तो मेरा दिल दहल गया। जेल के कोने में वो बूढ़ी औरत खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी। उसका रंग नीला पड़ चुका था। जब मैंने उसके शरीर पर नजर डाली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी गर्दन किसी तेज चीज से काट डाली। इतने में कुछ पुलिस वाले जेल के अंदर आए और उस औरत की लाश को एक तख्ते में डालकर ले गए। मैं बहुत डर चुकी थी। मैं चाह रही थी कि किसी भी सूरत में यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन मेरी गवाही कौन देता, कौन ये साबित करता कि मैंने अपने बचाव के लिए अपने पति को मारा है। मैं सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी। इसी तरह 2 महीने हो गए और मेरी अदालत में पेशी का समय आ गया। मुझे अदालत में ले जाया गया और मैं कटघरे में सर झुकाए खड़ी थी। मेरे पास कोई गवाह या सबूत नहीं था। मुझे अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही थी कि मेरा बच्चा ऐसी जगह पैदा होगा जहाँ लोग जाने से भी डरते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो कोई चमत्कार दिखा दे, और मैं जानती थी कि भगवान मेरी मदद जरूर करेगा। उसी समय अदालत में एक लड़की आई। उसके हाथ में एक मोबाइल था। वो जज के सामने आई और उसने कहा कि वो अदालत को कुछ दिखाना चाहती है। जज साहब ने कहा, ठीक है, दिखाओ। उसने अपने मोबाइल पर एक वीडियो चलाई और जज साहब के सामने रख दी। मैं उस लड़की को देख रही थी। वो मेरे घर के सामने ही रहती थी। मैंने उसे एक बार देखा था। वो लड़की जज साहब से कहने लगी, जिस दिन ये दुर्घटना हुई उस दिन मैं छत पर ही थी। मैंने देखा कि राजन अपनी पत्नी को नशे में मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। इतने में उसकी पत्नी ने अपने बचाव के लिए एक डंडा उठाकर उसके सिर पर मारा, जिससे राजन मर गया। सबूत के लिए ये वीडियो है जो मैंने उस समय बना ली थी। जज साहब, ये सीधा साधा सेल्फ डिफेंस है। किसी भी तरह ये साबित नहीं होता कि राजन को मारना एक सोची समझी साजिश है। उसकी पत्नी ने तो खुद को बचाने के लिए ही ऐसा किया। राजन नशे में था, वो अपने होश में नहीं था। मेरी अदालत से गुजारिश है, इस औरत को रिहा कर दिया जाए। ये बेचारी तो मासूम है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। मैं बहुत ज्यादा हैरान थी। अंजू मेरे सामने ही खड़ी थी। मुझे इन सब से निकालने के लिए भगवान ने इस लड़की को मेरी मदद के लिए भेज दिया। अदालत ने तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए और उस लड़की की गवाही से मुझे बेइज्जत बरी कर दिया। इस लड़की ने इंसानियत के नाते मेरी मदद की थी। आज मैं अपने बेटे के साथ इस घर में रहती हूँ। उस बात को 12 साल हो गए। मैंने अपने बेटे को खुद मेहनत करके पाल पोसा है और उसको पढ़ाया लिखाया है, लेकिन मुझे कहीं न कहीं इस बात का अफसोस होता है कि काश मैंने अपने पति से आराम से बैठकर बात कर ली होती, तो आज मेरे बेटे के सर पर उसके पिता का साया होता। जो मैंने जेल में गुजारकर उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं समझ चुकी थी कि अपनी जिंदगी बहुत अनमोल होती है। मायूसी इंसान को मार देती है, लेकिन अगर भगवान पर यकीन हो तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कहानी को शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।